वेलकम एवरीवन टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ पुर्तगीज रूल इन इंडिया। फर्स्ट लेक्चर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है, तभी ये समझ आएगा। अपने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा था, ठीक है। किस शिप को लेकर पहुंचा था? शिप थी सो गैब्रियल। तो वास्को डी गामा इन 1498 सो गैब्रियल शिप को लेकर पुर्तगाल से निकलता है और अफ्रीका में एक जगह थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप रास्ते को फॉलो करता हुआ वो कहाँ पहुँचता है? इंडिया तो नहीं पहुँचता है, सर्च करने इंडिया को निकला था, पर वो कहाँ पहुँचता है? कीनिया। कीनिया में उससे क्या मिलता है? एक गुजराती मर्चेंट मिलता है, अहमद माजिदी। अब अहमद माजिदी क्या बोलता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ इंडिया में। तो वो कैलीकट केरला में पहुँचते हैं, कौन? अहमद माजिदी और वास्को डी गामा। और कैलीकट केरला में उस टाइम लोकल रूरल कौन था? जमोरिन। जमोरिन क्या करता है? उनका वेलकम करता है वास्को डी गामा का कि चलो, वास्को डी गामा मतलब फॉरेनर्स से कोई आया ट्रेड करने के लिए इंडिया में, ठीक है, कोई फॉरेनर आया इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो हमें फ़ायदा ही होगा, हमारा अच्छा ही होगा। देन नेक्स्ट क्या होता है? इन 1500 एक और पुर्तगाल, दैट इज़ क्या नाम था उनका? पेडियारो अल्वरेज कैब्रियल, अनदर पुर्तगीज आते हैं इंडिया में और ये पहली फैक्ट्री लगाते हैं इंडिया में। देखो, वास्को डी गामा आया था, ठीक है, इंडिया में 1498 में, पर 3 महीने के बाद ही वापस चला गया था, वो फैक्ट्री नहीं लगा पाया था यहाँ पर, ठीक है। 1500 में क्या होता है? पेडियारो अल्वरेज कैब्रियल ने पहली फैक्ट्री लगाई यहाँ कैलीकट में। बट ये जो केरला कैलीकट है, यहाँ पे अरब के ट्रेडर्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? पुर्तगीज और अरब में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ट्रेड को लेकर, क्योंकि अरब ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे और बाद में कौन आए? पुर्तगीज आए। देन क्या होता है? इन 1502 वास्को डी गामा का इंडिया में सेकंड विजिट होता है। फर्स्ट टाइम कब आया था? 1498 में, और वापस चले गए थे 3 महीने के अंदर ही। सेकंड टाइम 1502 में वास्को डी गामा इंडिया आते हैं अपने सेकंड विजिट पे। देन इन 1505 फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर आते हैं इंडिया में, ठीक है। 1505 में फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर, इनका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर अगर पूछा जाए कौन आए थे इंडिया में, दैट इज़ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया आए थे 1505 में। और इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर आकर ब्लू वाटर ट्रीटी की थी, ठीक है। ये ब्लू वाटर ट्रीटी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं इंडिया के एक रफ मैप बना रही हूँ, नीचे शो किया मैंने केरला, लेफ्ट में से राइट तक हमारे पास पानी है, ठीक है, राइट में बे ऑफ बंगाल, लेफ्ट में अरेबियन सी, और साउथ में हमारे पास क्या है? इंडियन ओशन, ठीक है। वेस्ट में अरेबियन ओशन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडिया के क्या है? इंडियन ओशन। मतलब तीनों तरफ से जो साउथ वाला हिस्सा है इंडिया का, वो पानी से घिरा हुआ है। अब जब ट्रेड होगा तो वाटर से ट्रेड होगा, यहाँ से अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल से। तो ये जो सी रूट है, इस पे कंट्रोल करना चाहा पुर्तगीज ने, और इसके लिए ही इन्होंने ट्रीटी बनाई थी, ब्लू वाटर ट्रीटी, ठीक है, कि जो भी शिप इस पानी से ट्रेड करेगी उन्हें पुर्तगीज वालों को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ब्लू वाटर ट्रीटी किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर ट्रीटी अप्लाई की थी यहाँ पर, कि जो भी इंडियन ओशन से ट्रेड करेगा इंडिया में, ठीक है, उसे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ये जो ब्लू वाटर ट्रीटी है, इसे हम क्या बोलते हैं? कारतेज सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया? जो भी नॉन पुर्तगीज शिप है, मतलब पुर्तगाल को छोड़कर जो भी कोई ट्रेड करेगा इंडियन ओशन से, उन्हें क्या करना पड़ेगा? पुर्तगीज को टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब पुर्तगीज का पूरा कंट्रोल था इंडियन ओशन में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। कोई और आएगा तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? 1505 में फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया आए और इन्होंने इंट्रोड्यूस की यहाँ एक ब्लू वाटर ट्रीटी। इंडिया के तीनों साइड देखोगे आपको तो क्या मिलेगा? पानी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशन। मतलब पानी के थ्रू अगर आपको ट्रेड करना है, दैट इज सी रूट के थ्रू ट्रेड करना है, उस पर पूरा कंट्रोल कौन चाहते थे? पुर्तगीज चाहते थे। उनका पुर्तगीज का पूरा कंट्रोल हुआ ब्लू वाटर ट्रीटी से, जिसे हम क्या बोलते हैं? कारतेज सिस्टम भी बोलते हैं। इस कारतेज सिस्टम में क्या किया जाता था? जो भी कोई अगर नॉन पुर्तगीज शिप यहाँ से यहाँ ट्रेड करे, ठीक है,
सी रूट से ट्रेड करना चाहे कोई भी नॉन पुर्तगीज शिप इंडियन ओशन में, तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा पुर्तगीज को। नेक्स्ट इज सेकंड गवर्नर आए पुर्तगीज के अल्फांसो डी अल्बुकर्की। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्की सेकंड गवर्नर आए पुर्तगीज के इंडिया में, इन्हें कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। पुर्तगीज पावर को रियल में यहाँ फाउंडेशन उसकी बसाने में इंडिया में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अल्फांसो डी अल्बुकर्की। अगर पूछा जाए रियल फाउंडर कौन है पुर्तगीज पावर के इंडिया में, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्की है। क्यों कहा जाता है इन्हें ऐसा रियल फाउंडर थे? क्योंकि 1510 में इन्होंने क्या किया? गोवा को ऑक्युपाई किया। किससे लिया इन्होंने गोवा? फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, जिनका नाम क्या था? यूसुफ शाहिद। ठीक है, यूसुफ शाहिद जो सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे, उनसे गोवा को ले लिया 1510 में। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्की ने। और क्या किया इन्होंने ऐसा कि इनको रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज़ का इन इंडिया में? जितनी भी गोवा में इंडियन वुमेन थी, अल्फांसो डी अल्बुकर्की ने कहा कि आप लोग उनसे शादी करो। किनको बोला? पुर्तगीज़ को बोला आप लोग इंडियन वुमेन से शादी करो ताकि हम यहाँ अपना एस्टैब्लिश हो सकें अच्छे से। ठीक है, और सती प्रथा, जो सती प्रैक्टिस थी उस टाइम पर, उसे भी अबॉलिश किया किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्की ने। ये फर्स्ट गवर्नर का खत्म हुआ। थर्ड गवर्नर हमारे पास आते हैं यहाँ पुर्तगाल के। थर्ड पुर्तगीज गवर्नर वॉज नीना दा कुन्ना। ठीक है, थर्ड पुर्तगीज गवर्नर वॉज नीना दा कुन्ना, जिन्होंने क्या किया? 1530 में 1530 में कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम कोचीन टू गोवा। गोवा को ऑक्यूपाई करने वाले अल्फांसो डी अल्बुकर्की थे और कैपिटल को शिफ्ट करने वाले कहाँ से? कोचीन से गोवा 1530 में किसने शिफ्ट किया? नीना दा कुन्ना, जो कि कौन थे? थर्ड गवर्नर ऑफ पुर्तगीज। ये कुछ डेट्स मैंने इंपॉर्टेंट लिखी हैं। इस डेट्स में क्या इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है? 1535 एंड 1559 दीव ऑक्यूपाई किया, फिर 35 में 59 में दमन को ऑक्यूपाई किया एंड 1536 में प्रिंटिंग प्रेस लगवाई किसने? पुर्तगीज के नीना दा कुन्ना ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाए अगर प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाई, तो पुर्तगीज ने लगवाई थी इंडिया में 1536 में सबसे पहले। किस पुर्तगीज ने? नीना दा कुन्ना ने। ठीक है, तो अब हम पुर्तगीज की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने अच्छा काम भी तो किया है ना, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लगवाई और क्या क्या किया? सती प्रथा को एबॉलिश किया। तो एज अ होल हम देख लेते हैं कि पुर्तगीज जब यहाँ रूल करने आए इंडिया में, तो उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले 1510 में पहली चर्च बनी हमारे पास, सेंट थॉमस चर्च, केरला में बनी। ठीक है, वो किसने बनाई? पुर्तगीज ने ही वो चर्च बनाई है। 1510 में पहली चर्च बनती है केरला में, सेंट थॉमस चर्च। और ये जो चर्च थी, इसमें सबसे पहले गॉथिक आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया। ठीक है, आर्किटेक्चर अलग अलग तरह के होते हैं ना। गॉथिक आर्किटेक्चर का सबसे पहले शुरुआत किसने की? पुर्तगीज ने इस चर्च में की, सेंट थॉमस चर्च इन केरला। देन नेक्स्ट इज 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस, अभी हमने पीछे किया। 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी इंडिया में किसने लगवाई थी? पुर्तगीज ने लगवाई थी। ठीक है, और कहाँ लगाई थी? गोवा में लगी थी ये प्रिंटिंग प्रेस। और काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स की वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया पुर्तगीज ने इंडिया में, मेजरली कहाँ? गोवा में। ठीक है, गोवा में, केरला में जो कोस्टल इलाके हैं, टबैको, रेड पेपर, कोकोनट, कैश्यू नट, मतलब वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया पुर्तगीज ने। कहाँ पर? इन कोस्टल इलाकों में, लाइक गोवा, लाइक केरला। ठीक है, क्रॉप्स लाइक पपैया, पोटैटो। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन हो गई पुर्तगीज की। अब पुर्तगीज का डाउनफॉल कैसे हुआ? रूल तो कर लिया उन्होंने, फिर वो कैसे उनका पतन हुआ? ठीक है, पुर्तगीज का पतन कैसे होता है? अब 1608 और 1609 के बीच में ब्रिटिशर्स इंडिया में पहुंच चुके थे। ठीक है, उसमें से भी एक ब्रिटिशर दैट इज कैप्टन हॉकिन जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में जाते हैं कैप्टन हॉकिंग और बोलते हैं हमें ट्रेड करने के राइट्स दे दो, पर उन्हें ट्रेड के राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, किसको नहीं मिले? कैप्टन हॉकिंग को 1608 1609 में नहीं मिले। देन 1612 में क्या होता है? पुर्तगीज और ब्रिटिशर आपस में इनमें कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्रिटिशर भी ट्रेड करना चाहते हैं, पुर्तगीज ऑलरेडी कर रहे थे।
तो 1612 में पुर्तगीज और ब्रिटिशर में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से इनके बीच में एक लड़ाई होती है, जिसमें पुर्तगीज की शिप थी ओसियंडर शिप और ब्रिटिशर्स अपनी शिप यूज़ करते हैं ड्रैगन शिप। ब्रिटिशर्स काफ़ी स्ट्रांग थे तो वो विनर्स होते हैं, पुर्तगीज लूजर्स। इस तरह से पुर्तगीज का डाउनफॉल हो जाता है, उनका पतन हो जाता है। ठीक है, 1612 में लड़ाई हो रही थी इसके बीच में, पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में। क्यों हो रही थी? ट्रेड के लिए। ब्रिटिशर्स पुर्तगीज ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, फिर ब्रिटिशर्स भी आ जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उनमें लड़ाई होती है जिसमें जीतता कौन है? ब्रिटिशर जीतते हैं। तो जहांगीर इम्प्रेस हो जाता है अब ब्रिटिशर से और जहांगीर के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं पुर्तगीज़ के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली जो पावरफुल होगा उसी से बंदा इम्प्रेस होगा। तो जहांगीर इम्प्रेस हो गया ब्रिटिशर से। ठीक है, अब 18वीं सेंचुरी तक क्या होता है? पुर्तगीज़ का कंप्लीट डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट तो हो गया था 1612 में और वो कहाँ चले जाते हैं? ब्राज़ील चले जाते हैं। ठीक है, 18वीं सेंचुरी दैट इज इन 1961 ऑपरेशन विजय के तहत उन्हें गोवा से निकाला जाता है और गोवा को लिबरेट कर दिया जाता है फ्रॉम पुर्तगीज रूल से। ठीक है, पुर्तगीज कॉलोनी कंप्लीटली ख़त्म कर दी जाती है गोवा में ऑपरेशन विजय के तहत ही दमन दीव को मर्ज कर दिया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो ये 1961 है, इस दिन गोवा का लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1961 विजय ऑपरेशन के तहत पुर्तगीज़ को बाहर निकाला जाता है। 19 दिसंबर 1961 में गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मतलब 1961 में पुर्तगीज़ लेफ्ट इंडिया कम्प्लीटली। ठीक है, सबसे एंड में गए थे पुर्तगीज़। 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, पर सबसे एंड में 1961 में कौन गए थे? पुर्तगीज़ गए थे इंडिया छोड़ के। रूल तो नहीं था, बसे हुए थे वहाँ पर। ठीक है, देन वी हैव डचेस। अभी तक हमने कर लिया कौन सा? पुर्तगाल कर लिया फर्स्ट नंबर पर। सेकंड हमारे पास आ गया डचेस। डचेस कौन लोग होते हैं? हॉलैंड एंड नीदरलैंड के रेजिडेंट्स को, रहने वालों को हम क्या बोलते हैं? डचेस, जिसकी कैपिटल क्या है हॉलैंड की? एम्स्टरडैम। अब हॉलैंड और नीदरलैंड के लोग दैट इज डचेस भी क्या करते हैं? इंडिया में किस रास्ते से आते हैं? केप ऑफ गुड होप। यही एक रास्ता है जिससे हर यूरोपियन इंडिया आएगा। ठीक है, अफ्रीका में है ये रास्ता, केप ऑफ गुड होप, इस रास्ते को बोलते हैं। कौन आए थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग इंडिया में पहुंचे थे केप ऑफ गुड होप को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो क्लियर हुआ। सेकंड नंबर पे कौन आता है? डचेस, केप ऑफ गुड होप को फॉलो करते हुए, जो कि अफ्रीका में है और इंडिया में पहुंचते हैं। अब देखते हैं डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी कब थी? ठीक है, डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, हॉलैंड में ये 1602 में एस्टैब्लिश हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं ये आएगी कब, भारत कब आएगी? 1605 में ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री लगाती है अपनी। कहाँ लगाती है? इंडिया में आकर मसूलीपट्टनम दैट इज आंध्र प्रदेश में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बन गई थी, पर ये भारत में पहली फैक्ट्री कब लगाते हैं? 1605 में। 1605 में लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली फैक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी अगर बाहर से यूरोपियन आ रहा है तो पहली फैक्ट्री कब लगा रहा है, कौन सी डेट को लगा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेक्सटाइल का ट्रेड शुरू करने वाले भी डचेस थे इंडिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग प्रेस लगाने वाले पुर्तगीज थे, टेक्सटाइल का ट्रेड यहाँ स्टार्ट करने वाले कौन थे? डचेस। डचेस का ज़्यादा रूल नहीं रहा यहाँ पर, जल्दी ही उनका डाउनफॉल भी हो जाएगा। डाउनफॉल इनका किस बैटल में होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए डचेस का डाउनफॉल किस बैटल में हुआ? तो बैटल ऑफ हुगली या चिनसूरा की बैटल बोलते हैं या विडेरा की बैटल बोलते हैं। ये कब हुई थी? 1759। ये बैटल ऑफ हुगली चिनसूरा विडेरा, ये जगह है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में ही होगी। ब्रिटिशर्स हर एक को यहाँ से निकाल देंगे और अल्टीमेटली एंड में वही रूल करेंगे। ठीक है, डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में 1759 में बैटल ऑफ द हुगली, जिसमें ब्रिटिशर्स विनर थे और डचेस हार गए और इंडोनेशिया या मलेशिया वाली साइड चले गए। सेकंड डचेस भी खत्म हो गया। थर्ड हम स्टार्ट करेंगे अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले देखेंगे ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, फिर ये कब इंडिया आई थी
और इन्होंने कितनी देर तक यहाँ रूल किया। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 टू 1947 तक इंडिया में रही है। ठीक है, 1608 टू 1947 तक इंडिया में रही है। रूल नहीं किया है, रूल तो इन्होंने 1608 से नहीं किया था, 1608 में कि अपना ट्रेड करने ही आए थे। ठीक है, रूल कब करेंगे हम आगे देखेंगे ये। तो ब्रिटिशर्स भी यूरोपियंस ही हैं, तो ये भी किस रास्ते को फॉलो करेंगे, केप ऑफ गुड होप। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती है, इसलिए ब्रिटिशर्स भी वहीं से आ रहे हैं यूरोप से। केप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका में है, उस रास्ते को फॉलो करते हुए आएंगे और कहाँ पहुँचेंगे, इंडिया पहुँचेंगे। अभी तक डचीज भी हो गए, पुर्तगाल भी हो गए, अब ब्रिटिशर्स की बारी है। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन आए, ब्रिटिशर्स फॉलो केप ऑफ गुड होप और पहुँच जाते हैं इंडिया में। सबसे पहले देखते हैं हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंग्लैंड की कंपनी है। ठीक है, इंग्लैंड में इसका नाम क्या था, मर्चेंट एडवेंचरर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस नाम से थी, 1599 में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सबसे पहले कंपनी इंग्लैंड में किस नाम से थी, मर्चेंट एडवेंचरर्स। ऑलराइट, 1599 में इंग्लैंड की कंपनी दैट इज मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से इंग्लैंड में थी। ठीक है, बनी थी। सो 1599 में इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स की कंपनी कौन सी बनती है, मर्चेंट एडवेंचरर्स। देन इन 1600 में बनती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1600 में क्या बनती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये इंडिया आएगी। ठीक है, इंडिया आएगी और देखेंगे हम इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगेगी, दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगेगी, इनको ट्रेडिंग राइट्स कब मिलेंगे। ठीक है, जब ये इंडिया में आएगी तो इंडिया में कौन से रूलर रूल कर रहे होंगे। ठीक है, और जब ये कंपनी इंग्लैंड में बनी थी दैट इज 1599 में बनी थी, तब इंडिया में कौन रूल कर रहा था, और जब ये कंपनी इंडिया आएगी तब इंडिया में कौन रूल कर रहा था, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो 1605 में इंडिया में आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में थी मर्चेंट एडवेंचरर्स, 1600 में बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1605 में इंडिया में आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1605 हो गया, क्लियर हो गया कि क्या हुआ। 1600 में बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1605 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। देन जो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, पब्लिक कंपनी नहीं थी, एक प्राइवेट कंपनी थी 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ है ब्रिटिशर्स की, तो एलिजाबेथ ने 15 साल का इन्हें क्या दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया, एक चार्टर दिया। चार्टर क्या होता है कि यूरोप में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपली होगी ट्रेड करने की इंडिया में, और कोई कंपनी ट्रेड नहीं करेगी 15 सालों के लिए। कहाँ पर, इंडिया में। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाके इंडिया में ट्रेड करेगी 15 सालों के लिए। इसे बोलते हैं कमर्शियल मोनोपोली चार्टर। जो किसने दिया 15 सालों के लिए, एलिजाबेथ ने दिया। किसको दिया, प्राइवेट कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया, 1600 में दिया। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ ने कमर्शियल मोनोपोली चार्टर दिया कि तुम जाओ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया में जाकर 15 साल का ट्रेड सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई यूरोपियन कंट्री नहीं करेगी। बट इन 1609 में किंग जेम्स तो जो थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने इस चार्टर को इन्फिनाइट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इन्फिनाइट टाइम के लिए तुम ट्रेड कर सकते हो वहाँ पर। एलिजाबेथ ने 15 साल का दिया था उनको चार्टर, पर किंग जेम्स ने 1609 में इस चार्टर को एक्सटेंड कर दिया अप टू इन्फिनाइट टाइम। काफ़ी लंबे समय तक तुम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो जब तक करना चाहो। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1605 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पहुँच गई है, इंडिया पहुँच गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कब आती है, 1605 में। ठीक है, और अब ये क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जाएंगे जहांगीर के दरबार में जाएंगे। देखो, इससे पहले हम देख लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनती है, इंग्लैंड में बनती है। ठीक है, ब्रिटिश में इंग्लैंड में बनती है। तब इंडिया में कौन रूल कर रहे थे, अकबर रूल कर रहे थे।
जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है तो यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? जहांगीर रूल कर रहे थे। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में बनी थी उस टाइम में अकबर यहाँ रूल कर रहे थे इंडिया में, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में इंडिया आती है तब जहांगीर रूल कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है याद रखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्टार्ट करेंगे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आएगी तो अपना ट्रेड कैसे बसाएगी, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।